नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे दोस्तों। तो मैं निर्मेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू पर, जहां पर आज से हम लोग एक नई सीरीज इकोनॉमिक्स में शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इको टॉक्स। यानी कि यहां पर हम अर्थव्यवस्था के या अर्थ जगत की सुर्खियों की चर्चा करेंगे। जी हां, ये सेशन हमारा कोई नॉर्मल क्लास नहीं होने वाला जहां पर हम टॉपिक को पढ़ेंगे, वही इकोनॉमिक्स के बोरिंग टॉपिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, बल्कि थोड़ा इंटरेस्टिंग करंट के साथ हमारे स्टैटिक टॉपिक को लिंक करेंगे। क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस में आप लोगों को पढ़ाते हुए कि हिस्ट्री पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स की रुचि बनी रहती है, क्योंकि वहां पे लड़ाइयां, युद्ध या फिर संविधान में संशोधन को लेकर के हमारा क्या है, सुर्खियों में चीजें बनती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको टॉपिक को समझने के लिए थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच या फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज का जानकारी होना जरूरी होती है। और इकोनॉमिक्स के लिए भी अगर हम बात करें तो हमारे देश दुनिया में इतनी खबरें होती हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट कई बार या रेलेवेंट नहीं हो पाती हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स की रुचि भी नहीं बन पाती। तो इसीलिए हम इस सीरीज के अंदर अर्थ जगत की या अर्थव्यवस्था के जगत की हमारी जो सुर्खियां हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि स्टैटिक टॉपिक के साथ आपको वो लिंक करने में कोई कठिनाई ना हो और बहुत ही बारीकी के साथ आपको वो कॉन्सेप्ट और करंट की न्यूज भी समझ आए। तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक न्यूज है। तो आज के सेशन में हम लोग आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, आरबीआई का इतिहास जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है, और जो न्यूज के बारे में हम बात करेंगे उस पर भी हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, और सबसे पहले देखते हैं उस न्यूज की हेडलाइन दोस्तों। तो दोस्तों आज के ही पेपर में यानी कि 20 मई को अगर आप देखो तो आज शाम की बात करें तो शाम तक हमारे आरबीआई की वेबसाइट पर भी यह खबर आ गई कि आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है लोअर बॉन्ड परचेज अमाउंट इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑक्शन। यानी कि अगर आप अपने स्टेट पीसीएस के सिलेबस को देखो तो वहां पर हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां। और मौद्रिक नीतियों के अंदर हमारे खुले बाजार की जो गतिविधियां या परिचालन होता है, जिसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, जिसमें आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बेच किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके। तो इस फाइनेंशियल ईयर में, जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से जो हमारा 31 मार्च 2026 तक का वित्त वर्ष 2026 का शुभारंभ हुआ है, उसमें पहली बार ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ऑक्शन किया गया है। तो स्टैटिक में जो चीज पढ़ते थे, करंट में हमें वो देखने को मिली है और इस फाइनेंशियल ईयर में पहली बार हुई है। तो इसीलिए आइए यहां से इस करंट अफेयर्स के साथ हमारे स्टैटिक के टॉपिक को थोड़ा समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इस न्यूज को एनालाइज करते करते थोड़ा डिटेल में खो गया, तो मैंने कहा चलो भैया आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं और ये पूरा मामला समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का परचेज होता कैसे है। और यहां पर इस बार जो सरकार के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी किया गया है, वो कितना परसेंट पर जारी किया गया है और किन किन वर्षों के लिए या किस किस ईयर के लिए उसको हमारा मैच्योरिटी या परिपक्वता के लिए जारी किया गया है। तो ये सब आंकड़े मेरे सामने निकल करके आए कि कुछ सरकारी प्रतिभूतियां 7.10% की ब्याज की दर से 2029 की मैच्योरिटी, 7.95% के साथ 2032, 7.18% के साथ 2023, 2034 और 2036 जैसे वर्षों के लिए, यानी कि आप 10, 11, 12 सालों को अभी देखो तो हमारी सरकारी प्रतिभूतियों को यहां पर जारी किया गया था। और अब आरबीआई हमारा यहां पर इसको परचेज करने के लिए हमारा ऑक्शन कर रही थी, और इसका रिजल्ट या फिर परिणाम हमारा जारी हो गया है कि आरबीआई हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कितनी लिक्विडिटी या फिर तरलता को इन्फ्यूज करेगा ताकि हमारी मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके। तो आइए इस पूरी मामले को समझते हैं, और आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे पीसीएस के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं या पीसीएस के एग्जाम को दे रहे हैं और इकोनॉमिक्स में इस टर्म से रूबरू नहीं है, तो आइए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। आरबीआई से इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पहले आरबीआई से इसके बारे में जानेंगे और फिर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस तक हम लोग आएंगे।
तो दोस्तों अगर हम आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आप सबको पता ही है कि हमारे देश में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसके भीष्म पितामह माने जाते हैं, है ना। उसके भीष्म पितामह ये माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये भारत का क्या है, सेंट्रल बैंक है। भारत का ये हमारा सेंट्रल बैंक है। अगर हम आरबीआई की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो आजादी से पूर्व यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे देश में 600 से अधिक छोटे या बड़े बैंक थे। लेकिन वो बैंक कौन खुलेगा, कब बंद हो जाए, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये बैंक किसके द्वारा खोले जा रहे हैं, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, इस पर भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थी। यानी कि जिसका जब मन करता वो बैंक खोल देता, और इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि जब बैंक खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं तो लोगों का जो पैसा बैंकों के साथ डूब जा रहा है उसमें लोगों का ट्रस्ट यहां पर टूट जाता। तो इसीलिए 1926 में उस समय की ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, हिल्टन यंग कमीशन। और इस कमीशन की जिम्मेदारी या इस कमीशन को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप निर्धारित करिए या आप ऐसे सुझाव बताइए जिससे कि भारत के अंदर हम बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित कर पाएं। और तब हमारे हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 के अंदर एक रिपोर्ट को सबमिट किया उस समय की ब्रिटिश सरकार के समकक्ष, और उन्होंने बताया कि हमें एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट कर सके। और वहीं पर हमें 1 अप्रैल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, और खास तौर पर अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 के अंतर्गत, हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसा संस्थान मिला। तो 1 अप्रैल 1935 जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934 को लाया गया तो उसके बाद आरबीआई की स्थापना की गई। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सकता है बहुत कम ही लोग इस बात को जानते हो कि जब आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तब इसका जो मुख्यालय हुआ करता था वो हमारा कहां होता था, कलकत्ता में। और 1937 में इसका मुख्यालय को शिफ्ट करके जहां आज हमारा मुंबई है वहां पर लाया गया। तो आज जो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है वो 1937 में आया है, यानी कि जब इसकी स्थापना थी तब इसका मुख्यालय कहां होता था, कलकत्ता में हुआ करता था। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है ना जानते हो। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आज के वक्त हम देखें तो आरबीआई हमारा क्या है, एक सरकारी संस्थान है, यानी कि इट इज होली ओन्ड बाय या 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब 1935 में यह स्थापित हुआ तो यह हमारा प्राइवेटली ओन्ड था, यानी कि इसके जो मेंबर्स थे वो क्या थे, प्राइवेट पर्सन थे, यानी कि उस वक्त की ब्रिटिश सरकार के अधीन हमारा आरबीआई नहीं आता था। तो इसी वजह से जो आरबीआई की शक्तियां थी वो इतनी नहीं थी, या जिस उद्देश्य से आरबीआई को लाया गया वो हमारा पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन समय बदला, देश आजाद हुआ, और 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद से हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था को लेकर के कई बड़े हमारे बदलाव हुए। और 1949 में यानी कि 1949 में जब आरबीआई को हमारा जिम्मेदारी दी गई और सरकार ने 100% स्वामित्व अपने पास की, तो यहां पर हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी लाया गया। हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को लाया गया, जहां पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया कि वो हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था को मॉनिटर करेगा, बैंकों को लाइसेंस देगा और बैंकिंग सेक्टर को पूरा मॉनिटर के साथ साथ उसको हमारा कंट्रोल भी करेगा। तो समझ में आया आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिशों पे हुई, कब हुई, पहले मुख्यालय कहां था, अब कहां आ गया, किस वर्ष में आया, शुरुआत में ये प्राइवेट था अब सरकारी हो चुका है। तो ये सब अब मुझे लगता है एक आम बोलचाल की भाषा के बाद आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ प्रमुख कार्यों को ध्यान दें दोस्तों, अगर हम अपने आरबीआई के कुछ प्रमुख कार्यों को ध्यान दें तो मेजर फंक्शन जो आरबीआई के हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि हमारे देश के अंदर जो मौद्रिक प्राधिकरण होता है उसको मैनेज करने का ये इकलौती अथॉरिटी है। यानी कि अगर हम अपने देश में
मौद्रिक नीतियों की संचालन की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो उसको बनाना, उसको लागू करना और उस पर नजर रखने का काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो आरबीआई हमारा यहां पे क्या करता है? मॉनेटरी अथॉरिटी का काम करता है, क्योंकि ये बनाता है, इंप्लीमेंट करता है और मॉनिटर करता है किसको? मौद्रिक नीतियों को। तो मौद्रिक नीतियां क्या हैं? तो मौद्रिक नीतियां दोस्तों हमारी वो नीतियां होती हैं जिससे कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो मनी की सप्लाई है उसको कम या ज्यादा करने का हमारा काम आरबीआई करता है। और अगर आपको थोड़ा भी बेसिक सा भी नॉलेज होगा इकोनॉमी का, तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो ये मनी सप्लाई कम या ज्यादा होती है, उसी के आधार पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन भी कम या ज्यादा होता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम एक जनरल भाषा में बात करें, अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई हाई होगा, यानी कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो इससे हमारे जो कमोडिटीज हैं या गुड्स और सर्विसेज हैं, इनके प्राइसेस क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर मनी सप्लाई हमारा कम होता है, तो ऐसे में हमारे वस्तुओं और सेवाओं के जो दाम हैं वो नीचे आते हैं। यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल करना या मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये तीनों ही चीजें क्या है? आरबीआई के, हमारे मॉनेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत आती है दोस्तों। दूसरा, अगर इसका इंपॉर्टेंट चीज की बात करें, तो यहां पर हमारा जो करेंसी है या मुद्रा है उसको जारी करता है। आपने देखा हमारे देश में जितने भी करेंसी है या नोट है, चाहे वो 500 का हो, 200 का हो, 100 का हो, 50 का, 20 का, 10 का, इन सब को हमारा जारी करता है आरबीआई, और उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं। इसके अलावा जब भी हमारे देश में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट आता है, तो ऐसे में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी होता है। यानी कि जब देश पर आर्थिक संकट आएगा, देश की सरकारों पर संकट आएगा, तो अंतिम ऋणदाता हमारा आरबीआई होता है। यानी कि उस वक्त ये हमारे देश में मौद्रिक जो सप्लाई है या मुद्रा की जो सप्लाई है उसको बढ़ा देता है, सरकार को उधार दे देता है, ताकि हमारे देश में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है उससे निपटा जा सके। तो इन सब के लिए हमारा क्या है? आरबीआई हमारा कार्य करता है। ये सब कुछ मुख्य कार्य है आरबीआई के दोस्तों, लेकिन इसके अलावा भी हमारे कुछ कार्य और हैं आरबीआई के। जैसे आरबीआई हमारा क्या है? सरकार का बैंक है। चाहे हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनके जो खाते या अकाउंट होते हैं वो कहां होते हैं? आरबीआई के पास। जैसे आपका और मेरा जो खाता है बैंक का, वो किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। तो हम लोग आरबीआई के पास इंडिविजुअल्स नहीं जा सकते, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसके खाते कहां होते हैं? आरबीआई के पास। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कोई प्राइवेट बैंक हो, या फिर कोई विदेशी बैंक हो, इन सब का हमारा बेसिकली क्या है? ये बैंकर है। यानी कि जब भी हमारे बैंकों को लिक्विडिटी का क्रंच होता है, खास तौर पे शेड्यूल्ड बैंक। क्यों शेड्यूल्ड बैंक की बात करें? क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं जो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 को हमारा फुलफिल करते हैं। यानी कि सेक्शन 2 के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, चाहे वो पेड अप कैपिटल को लेकर के हो या अन्य टर्म्स एंड कंडीशन हो, उनको फुलफिल किया जाता है। तो ऐसे बैंकों को हम सूचीबद्ध बैंक कहते हैं। तो सूचीबद्ध बैंक या फिर अनुसूचित बैंकों को हमारा क्या है? आरबीआई क्या करता है? हमारा उनके साथ बैंकिंग का लेन देन करता है। यानी कि उनके लिए लिक्विडिटी को मेंटेन करना, या जब भी लिक्विडिटी एक्सेस हो गई तो उसको एब्जॉर्ब करना, ये सब हमारा काम करता है। और इन सब बैंकों का खाता भी कहां होता है? हमारे आरबीआई के पास होता है। क्लियर? तो ये भी हमारे क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य या उसके फंक्शंस है दोस्तों। इसी तरह अगर हम दोस्तों देखें तो आरबीआई के पास इसके अलावा भी काम है। यानी कि वो भारत में जितने भी बैंकिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें हमारा आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 1949 में हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही स्टेट बैंक जो या आरबीआई को हमारा क्या है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि वो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर सके।
और इसीलिए हमारा जो सुपरविजन है या मॉनिटरिंग करना है वो हमारा आरबीआई करता है, इन दोनों कानूनों को हमारा लागू करके। इसके अलावा भारत में हमारा जितना भी विदेशी मुद्रा है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेज भी करता है, और उसके लिए भारत के अंदर आने वाली विदेशी मुद्रा या भारत से बाहर जाने वाली मुद्रा, उन सब को हमारा फैमा के कानून 1999 के अंतर्गत रेगुलेट करता है। यानी कि विदेशी मुद्रा विनियम का जो प्रबंधन का अधिनियम है उसको लागू करता है, और कोई भी व्यक्ति जो फैमा के कानून का उल्लंघन करता है तो आरबीआई के पास ये अधिकार होता है, तो उसको यहाँ पर फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज को लेकर के या ट्रांजैक्शन के लेके उसको बाढ़ या उस पर हमारा क्या है कार्रवाई कर सके। इसके अलावा हमारे देश में जो भुगतान का संतुलन है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मेंटेन करना, उसका अकाउंट को मेंटेन करना, ये सब भी क्या है आरबीआई के ही फंक्शंस है। यानी कि हमारे देश में जो भुगतान का संतुलन का खाता है यानी कि हमारे देश के नागरिकों के द्वारा दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों के साथ जो भी हमारा लेन देन किया गया हो, चाहे वो ट्रेड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर कोई भी इनविजिबल आइटम्स हो, अदृश्य चीजें, चाहे वो हमारा उपहार हो या फिर कोई अनुदान हो या फिर किसी भी प्रकार का प्रेषण यानी कि रेमिटेंस हो, वो सब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। इसके अलावा हमारे देश की सरकार के द्वारा जो बाहरी ऋण या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की जाती है उसको भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आरबीआई ही देखता है कि कितना पैसा आया, कितना उधार चुकाया या कितना उधार हमने अन्य देशों को दिया। तो ये सब हमारा क्या है फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत आरबीआई के कुछ कार्य हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे देश में जो तमाम बैंक्स हैं उनके बीच में पेमेंट या भुगतान को सुगम बनाने के लिए हमारा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का काम भी है। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या है, देखो आसान भाषा में समझो। आप में से सभी लोगों के पास अपना बैंक का अकाउंट होगा और आपके पास अपनी चेकबुक्स भी होंगी, तो आप कई बार अपने जो बैंक के खाते हैं उससे अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कोई पैसे का भुगतान करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है और आपने अपने किसी परिवार के सदस्य को 50,000 रुपए का चेक काट के दे दिया कि भैया जाइए आप अपने खाते में लगा लीजिएगा, आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, भुगतान हो जाएगा। तो ऐसे में अगर एक बैंक के खाते धारक ने दूसरे बैंक के खाते धारक को अगर चेक दिया है तो उसका पेमेंट या भुगतान कैसे हो, वो सेटलमेंट कैसे हो और रियल टाइम में हमारे किस बैंक से पैसा जा रहा है, किस बैंक में जाएगा, वो सब कैसे मैनेज हो, तो वो सब आरबीआई के द्वारा बनाया गया हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से होता है। जहां पर आरबीआई क्या करता है, हमारे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से क्या करता है, हमारा रियल टाइम में चेक की क्लियरिंग करता है। अगर हमारा अदर बैंक है तो आपने देखा होगा नॉर्मली 3 दिन के भीतर क्या है आपके खाते में पैसा हस्तांतरित हो जाता है। तो ये सब क्या है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत होता है, जो कि आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन ही आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये भी क्या है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है महत्वपूर्ण फंक्शन है दोस्तों। अब आते हैं आरबीआई के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों पर, यानी कि आरबीआई को मैनेज कौन करता है, डे टू डे वर्क को कौन चलाता है, गवर्नर कौन होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कितना कार्यकाल होता है, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, इन सब पे आइए बात करते हैं। क्योंकि अंत में आरबीआई को जो चलाएगा वो कौन चलाएगा, आरबीआई के कर्मचारी ही। तो आरबीआई की अगर हम दोस्तों बात करें तो आरबीआई को गवर्न करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पूरा समूह होता है और इस बोर्ड को हमारी भारत की सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और भारत सरकार में भी अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, कैबिनेट कमेटी जो होती है हमारी नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व में हमारे क्या है गवर्नर्स को चुना जाता है। और आमतौर पर जो भी भारत के आरबीआई का गवर्नर बनता है उसका पीरियड या उसका जो टेन्योर होता है वो अधिकतम 4 साल का होता है, जो कि बाद में जाकर के रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, यानी कि इनकी पुनः नियुक्ति आरबीआई के गवर्नर के पद पर दोबारा भी की जा सकती है।
तो 4 साल के बाद दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स में हमारा एक गवर्नर होते हैं और 4 से अधिक ना हो सके इतने डिप्टी गवर्नर, यानी कि लेस देन 4 हमारे क्या है, डिप्टी गवर्नर हैं। तो एक गवर्नर और 4 से कम हमारे 4 या 4 से कम डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जिनको हमारी सरकार नियुक्त या नॉमिनेट करती है, जिसमें अगर हम देखें तो 10 डायरेक्टर होते हैं जो अलग अलग फील्ड से होते हैं और 2 लोग हमारे सरकार के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि सरकार के नुमाइंदे होते हैं। और इसके अलावा 4 अलग से डायरेक्टर होते हैं जो हमारे 4 लोकल बोर्ड जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ यानी कि इंडिया के अलग अलग जोन के आधार पर बटा हुआ है, उसको हमारा हेड करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है टॉप मैनेजमेंट का या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। दोस्तों अगर हम एट प्रेजेंट देखें दोस्तों, तो भारत में जो हमारे आरबीआई के वर्तमान के गवर्नर जो चुने गए हैं लास्ट ईयर दिसंबर में, वो संजय मल्होत्रा हैं। इन्होंने किसकी जगह ली, शक्तिकांत दास जी की। शक्तिकांत दास जी जिन्होंने 2 बार आरबीआई के गवर्नर के रूप में चुने गए, यानी कि 2 लगातार कार्यकाल इनके रहे। तो इनकी जगह किसने ली दिसंबर में, संजय मल्होत्रा जी ने। वहीं पर वर्तमान में जो हमारे 4 डिप्टी गवर्नर हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि आरबीआई के अंदर हमारे अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या सरकार हमारी नियुक्त करती है। तो उसमें सबसे पहले हैं श्री एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं टी रविशंकर, तीसरे हैं श्री स्वामीनाथ जे, चौथे हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो ये 4 क्या हैं, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर। वहीं पर हमारे जो 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो नियुक्त किया जाता है, उसमें है मिस रेवती अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री सतीश कृष्णनाथ मराठे, स्वामीनाथ गुरुमूर्ति, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा, वेणु श्रीनिवास, श्री पंकज रमन भाई पटेल, डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया, संजय अजय सेठ और 15वें नंबर पर है श्री नागराजू मडीराला। तो ये 15 लोग हमारे क्या हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और अभी हमने देखा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या है, आरबीआई के गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जिनको क्या है, हमारी सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। आई होप कि क्लियर सभी को यहां तक। चलिए अब अगर हम बात करें दोस्तों, तो आरबीआई का जो ये संस्थान है, ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी ही नहीं बल्कि भारत की बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमारा बैंकिंग को सुधारने के लिए तमाम प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग के कार्यों को भी अंजाम देता है, जिसके लिए पूरे भारत के अंदर आरबीआई के 5 हमारे क्या है, प्रशिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की गई है। जिसमें पहला है हमारा आरबीआई की अकादमी, दूसरी है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, तीसरी है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ कॉलेज, चौथा है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर आर पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक, यानी कि जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर है ये आरबीआई के अधीन ही आता है। तो ये भी एक ट्रेनिंग संस्थान है जहां पर जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है। और 5वां है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये 5 हमारे दोस्तों संस्थान हैं जो कि आरबीआई के अधीन आते हैं और भारत में बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में या उसको हमारा बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 5 हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, 4 हमारे यहां पर क्या है, फंडेड इंस्टीट्यूट है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको फंड दिया है ताकि ये हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन कर सके और यहां पर हमारी जो फाइनेंशियल रिसर्च है या वित्त क्षेत्र में जो संशोधन है या नई लर्निंग्स है या डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दे सकें। तो यहाँ पे जो 4 हमारे आरबीआई के द्वारा फंड किए गए संस्थान हैं, उसमें सबसे पहला है CAFRL यानी कि सेंटर फॉर एकेडमिक फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, दूसरा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट
और चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। तो ये 4 संस्थान को आरबीआई ने फंड किया है ताकि हमारे बैंक में जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, उसको यहां पर रिसर्च, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के साथ और बेहतर बनाया जा सके। तो ये हमारा क्या है, आरबीआई का कुछ इतिहास था जो हमें जानना था या जानना चाहिए एज एन पीसीएस एस्पिरेंट, यानी कि आप पीसीएस के एग्जाम में दोगे तो आपने देखा होगा कई बार ये सवाल हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरबीआई से पूछे जाते हैं। तो अब के बाद आरबीआई के लेटेस्ट गवर्नर कौन है, कितने डिप्टी गवर्नर हैं, क्या क्या लोग या कौन कौन लोग उसके अंदर हैं, तो उन सब का नाम भी आप जान चुके हो। कितने फंडेड इंस्टीट्यूट हैं, कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, कब स्थापना हुई, ये सब के बारे में आपको एक बेसिक ओवरव्यू यहां पर मिल चुका है। अब आज की हमारी न्यूज की तरफ चलने से पहले दोस्तों थोड़ा बहुत मौद्रिक नीतियों के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि आज की न्यूज हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसी कार्य की बात करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है या आरबीआई के अधीन आने वाली जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन किया जाता है, तो वहां पे जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है उसकी हमें बात करनी है। तो आइए जरा जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है दोस्तों। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति की बात करें दोस्तों, तो हमने अभी देखा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई, क्रेडिट के फ्लो को या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लाता है। और अगर आपने इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो हमारी इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो और माइक्रो 2 इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यानी कि जब हम बड़े स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अंतर्गत आता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी का पार्ट है जो कि सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा इस्तेमाल में लिया जाता है। तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यहां पर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो ब्याज की दरों को कम या ज्यादा करता है, मनी सप्लाई को घटाता बढ़ाता है, क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है उसको हमारा प्लस माइनस करता है, ताकि इस पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करना और सबसे महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन को 4+-2 के रेंज में रखना। जी हां दोस्तों, हमारे देश में जब भी महंगाई 4+-2 के रेंज के ऊपर या नीचे होती है तो आरबीआई हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके क्या करता है, इसको नियंत्रण में लाने का कार्य करता है। तो इसीलिए हमारा ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बहुत अहम भूमिका निभाती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम क्या है, हमारे जो क्रेडिट का फ्लो है, मनी सप्लाई है या इंटरेस्ट रेट है, इसको हम लोग कम या ज्यादा करते हैं और इसी से हमारा जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मनी के सप्लाई का, क्रेडिट फ्लो का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, वो ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें दोस्तों, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारा जो आरबीआई को शक्तियां मिली हैं या आरबीआई के पास ये जो हथियार आया है या ये जिम्मेदारी जो इसको मिली है, ये हमारा आरबीआई अधिनियम 1934 से मिली है। तो इसको याद रखिएगा कि हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, ये आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसको जिम्मेदारी के रूप में मिला है। क्लियर? अब अगर हम दोस्तों बात करें हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की, तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीतियां हैं, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है गुणवत्तात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। तो अगर हम गुणवत्तात्मक और मात्रात्मक के बीच में डिफरेंस देखें तो जब भी हमें अपनी अर्थव्यवस्था में यानी कि होल इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है तो यहां पर हम क्वांटिटेटिव क्रेडिट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर हम पूरे भारत की बात करें और हमारे पूरे देश भारत में मनी सप्लाई हमारी बहुत ज्यादा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का खतरा है।
अब आप ऐसे समझो, अगर मान लीजिए आपकी जेब में पैसा है तो आप क्या करोगे, आप बाजार जाओगे, शॉपिंग करोगे और वहां पे जाकर के दुकानदार के सामने क्या है, मांगे रखोगे, भैया आज पैसा बहुत है, हमको अच्छी क्वालिटी की सामान दिखाओ या महंगा वाला सामान दिखाओ। तो ऐसे में दुकानदार को जब ये बात पता लग जाएगी कि आपकी जेब में पैसा है, तो वो क्या आपके लिए दाम कम करेगा या बढ़ाएगा? और आप ही के जैसा कोई दूसरा कस्टमर अगर आ गया उसके पास कि हमको भी यही चीज चाहिए, तो ऐसे में जब हमारी डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो चीजों की जो सप्लाई है वो तो सीमित है, वो जब कम होगी तो अचानक से दुकानदार क्या कहेगा, भैया जो ज्यादा पैसा देगा, जो कम डिस्काउंट मांगेगा, हम उसको माल दे देंगे। तो ऐसे में क्या है, जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस भी हमारा गुड्स और सर्विसेज का इंक्रीज करता है। तो इसीलिए जब हमारी मनी की सप्लाई इकोनॉमी में अधिक होगी तो ऐसे में हमारी मात्रानात्मक जो साख नीतियां हैं या मात्रानात्मक मौद्रिक नीतियां हैं, उसके अंतर्गत क्या करेगा, आरबीआई यहां पर प्रयास करेगा कि वो यहां पर मनी सप्लाई को कम करे। क्योंकि जब मनी सप्लाई कम होगी तो हमारी आपकी जेब में पैसा कम बचेगा, और हमारी आपकी जेब में जब पैसा कम बचेगा तो जाहिर सी बात है हम और आप तमाम चीजों की मांग नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जब जेब में पैसा है तभी तो हम मांग करते हैं, जब पैसा ही नहीं बचा तो हम मांग क्या खाक करेंगे। तो इसीलिए हमारा आरबीआई क्वांटिटेटिव कंट्रोल के अंतर्गत क्या करेगा, पूरी इकोनॉमी के अंदर हमारी मनी सप्लाई को प्रभावित करता है और उसको कम कर देगा। और इसका अपोजिट वही होगा जब देश की अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात होंगे, या लिक्विडिटी की कमी होगी, या मनी सप्लाई बहुत कम होगा, तो ऐसे में आरबीआई हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा ताकि मनी सप्लाई हमारी बढ़े। और मनी सप्लाई एक बार बढ़ गई तो इकोनॉमी में हमारा क्या है, हमारी जो महंगाई है वो वापस से आने लगेगी, मंदी के बादल छट जाएंगे, है ना। तो बस हमें सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है कि जब भी हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो ऐसे में मनी सप्लाई हमेशा क्या होता है, कम, मनी सप्लाई कम होता है। और ऐसे में आरबीआई क्या करता है, हमारी विस्तारवादी यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है, जिसमें वो की इंटरेस्ट रेट या ब्याज दरों को क्या करता है, घटाता है, ताकि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो और इससे हमारी लिक्विडिटी भी बढ़ जाए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। क्लियर। अब यहां पर देखिए, तो जब भी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की बात होगी तो हम मात्रानात्मक नीतियों को अपनाएंगे, लेकिन वहीं पर जब हमारे किसी विशेष क्षेत्र की बात हो, यानी कि हमारे इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र प्रभावित है, या हमारी इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल सेक्टर प्रभावित है, या वहां पर मंदी है, या वहां पर बहुत ज्यादा रेट है, तो ऐसे में आरबीआई पूरी इकोनॉमी को तो प्रभावित करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पूरी इकोनॉमी हमारी पटरी पे चल रही है और अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक या दो क्षेत्र में हमारी मंदी या फिर मुद्रास्फीति की समस्याएं हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी क्षेत्र का इलाज करेंगे। तो इसीलिए गुणवत्ता साख नीतियां हमारी एक प्रकार की क्या है, सेलेक्टिव टूल्स की पॉलिसी के रूप में देखा जाता है। क्योंकि जब इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हमारी दिक्कत या परेशानी होती है, तभी हमारा क्या है, यहां पर आरबीआई इस क्वालिटेटिव टूल का प्रयोग करता है। तो अगर हम यहां पर पूरी अर्थव्यवस्था में देखें, जब हम पूरी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को प्रभावित करते हैं, तो यहां पर हमारे पास नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिन स्टैंडिंग रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार के परिचालन और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जैसे विकल्प होते हैं। यानी कि आरबीआई इन विकल्पों का अगर प्रयोग करता है तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर या पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। लेकिन वहीं पर जब हमारा गुणवत्तात्मक साख की नीतियों का प्रयोग करेगा आरबीआई, तो उसमें वो रैशनिंग मेजर का प्रयोग करेगा, हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको कम या ज्यादा कर देगा, ताकि मार्जिन अगर कम किया तो हमारे लिए क्या है, चीजें खरीदना आसान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, मान लीजिए 10 लाख रुपए की एक कार है, और कार के शोरूम वाले ने कहा कि भैया आप बस 50,000 रुपए दे दो, 9.5 लाख रुपए का आपका लोन करा दूंगा।
तो ऐसे में क्या होगा, मैं भी आपके साथ चल दूंगा, आप भी चलेंगे गाड़ी खरीदने और आपके 2-3 मित्र भी चल देंगे कि मात्र 50,000 की मार्जिन देना है और गाड़ी हमारे पास। तो ऐसे में क्या होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी दोस्तों। तो ऐसे में क्या है, हमारी सेल पिकअप करेगी, तो मंदी के हालात क्या है, वहां पे खटेंगे। और वहीं पर अगर बहुत ज्यादा महंगाई है, डिमांड गाड़ियों की ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारी ब्याज मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो दरें हैं या मार्जिन जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। आरबीआई कहेगा कि भैया जो गाड़ी खरीदने आ रहा है उसको 10 लाख की गाड़ी पे 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कराओ। तो ऐसे में हम और आप जैसे आम या मिडिल क्लास आदमी जिसके पास कम पैसा है, वो 5 लाख रुपए जोड़ेगा तब जाके गाड़ी खरीदेगा। तो ऐसे में गाड़ी की जब बिक्री कम होगी तो हमारी क्या है, हमारी जो इन्फ्लेशन है वहां पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमारी मार्जिन जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए एक सेलेक्टिव टूल्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा मॉरल सुएशन या नैतिक दबाव और हमारा प्रत्यक्ष कार्रवाई या पब्लिसिटी जैसे टूल्स हमारे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आरबीआई करता है। अब हमने इतना कुछ पढ़ा या समझा, लेकिन अब हम अपने टू द पॉइंट न्यूज पर चलते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड अगर हमें पता है, आरबीआई का इतिहास, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, किस कानून के अंतर्गत आरबीआई को ये शक्तियां मिली हैं, कौन कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, तो हम यहां पर इजीली बाइफरकेट कर पाएंगे कि हमारी जो न्यूज है वो कहां से जुड़ी हुई है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अब अपनी न्यूज की तरफ हम लोग आते हैं। तो न्यूज हमारी जो है वो क्या कह रहा है, ओएमओ। तो यहां पर अगर आप देखो तो हमारा ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं इससे जुड़ी हुई न्यूज है। तो यहां पर आप देखो एक छोटी सी न्यूज हमारे स्टैटिक टॉपिक में, हमारे सिलेबस में कितना अंदर गड्ढा खोदने के बाद हमें मिली है ना। तो आइए जल्दी से एक बार ओपन मार्केट ऑपरेशन को थोड़ा देख लेते हैं ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, इसका भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हमें यहां पर क्या है, ये न्यूज समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो आइए अब जानते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में दोस्तों। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या हैं दोस्तों। अगर हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारा क्वालिटेटिव टूल है ना, यानी कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं, मात्रा की, सॉरी क्वांटिटेटिव टूल, यानी कि जहां पर हम मात्रा की बात कर रहे हैं उसको हमारा क्या है, हमारा उसके अंतर्गत आता है। और यहां पर हमारी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया आरबीआई करता है ताकि वो अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर पाए या फिर एब्जॉर्ब कर पाए। यानी कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी मनी सप्लाई ज्यादा है ना, हमारी अर्थव्यवस्था में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, हमारी सरकारी प्रतिभूतियों को एब्जॉर्ब करेगा। और वहीं पर अगर मनी सप्लाई कम है तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। यानी कि अब इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं और ताकि हम करंट के न्यूज के साथ इसको इंटरलिंक कर पाए। देखिए सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, वो एक ऐसा हमारा बचत पत्र या फिर इसको हम प्रतिभूति के रूप में जानते हैं जो कि हमारी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आमतौर पर मिनिमम 91 डेज या फिर 180 डेज, 182 डेज या फिर इसी के मल्टीपल में हमारी सरकार के द्वारा हमारा जब फंड की या उनको पूंजी की जरूरत है तो आरबीआई के माध्यम से जारी कराया जाता है। तो इसको हमारा आरबीआई क्या करता है, सेल और बाई करता है। तो जब भी आरबीआई इसको सेल करेगा या बेचेगा तो ऐसे में क्या है, हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जितना भी पैसा है वो कहां चला जाएगा, आरबीआई के पास। यानी कि आरबीआई जब भी हमारी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में वो लिक्विडिटी को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब करने का कार्य करेगा। और वहीं पर जब आरबीआई इसको बाई करेगा तो हमारी इकोनॉमी में जो पैसा है वो आरबीआई की तरफ से आ जाएगा।
यानी कि इन शॉर्ट आप अपने आप को देखो, जब आप दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हो, यानी कि व्हेन यू आर बाइंग अ गुड और अ प्रोडक्ट और इन अ शॉप, तो आप पैसा क्या है दुकानदार को देते हो, और दुकानदार क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो पैसा मिलता है। तो इसी तरह जब आरबीआई बेच रहा है तो उसको पैसा मिल रहा है, यानी कि पैसा क्या है, अर्थव्यवस्था से आरबीआई के पास चला गया, एब्जॉर्ब हो गया। और जब आरबीआई क्या कर रहा है, खरीदेगा, तो पैसा क्या होगा, इकोनॉमी की तरफ जाएगा। तो ऐसे में हमारा यहां पर क्या है, मनी सप्लाई या लिक्विडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था में पैसे की, लिक्विडिटी की कमी हो रही है, तभी वो क्या कर रहा है, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का ऐलान या घोषणा कर रहा है। तो समझ में आई ये न्यूज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कहां से लिंक होकर के आ रही है, कि आरबीआई को जो पैसे की जरूरत है, या आरबीआई को जो पैसा हमारे अर्थव्यवस्था में डालना है, तो कब डालना है या कब उसको जरूरत पड़ेगी, उस कॉन्सेप्ट को। चलिए, तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि जब भी हमारी आरबीआई इंड्यूस करेगा लिक्विडिटी इकोनॉमी में, तो यहां पर आरबीआई क्या करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा, और जब भी वो हमारा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगा। क्लियर? चलिए, अब आ जाइए हमारी एक्चुअल न्यूज पर। अब देखिए यहां पर क्या है, आरबीआई एक्सेप्ट लोअर बॉन्ड परचेज अमाउंट इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 ओपन मार्केट ऑप्शंस। यानी कि आरबीआई जो ये परचेज कर रहा है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में तरलता या लिक्विडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। और इस फाइनेंशियल ईयर में ये पहली बार हुआ है जब आरबीआई ने हमारी सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का या परचेज करने की घोषणा की है। तो इसका मतलब क्या है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लिक्विडिटी का क्रंच या फिर लिक्विडिटी की हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सतर्कता बरतते हुए आरबीआई ने यहां पर हमारा जो नोटिफाई किया था कि हम यहां पर 25,000 करोड़ रुपए के 25,000 करोड़ रुपए के क्या करेंगे, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेंगे। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पर 25,000 करोड़ रुपए के सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने की घोषणा की थी। और कितने लोगों ने अप्लाई किया, 50,369 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, ऑफर किया कि हाँ हम बेचना चाहते हैं, हम बेच रहे हैं, आप खरीदिए। और आरबीआई ने कितना एक्सेप्ट किया, 19,203। यानी कि आरबीआई को लगता है कि हम 25,000 करोड़ का खरीदते, लेकिन जब हमारा कल रिजल्ट आया तो उन्होंने 6,000 करोड़ का डिफर कर दिया। यानी कि उनको लगता है कि अगर हम और ज्यादा खरीद लेंगे तो अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ सकती थी। तो इसीलिए जो नोटिफिकेशन या उन्होंने जो हमारा खरीदने का अपना अमाउंट बताया था उससे कम खरीदा है। तो आप देख रहे हो इकोनॉमी के अंदर रियल टाइम में हम जो निर्णय लेते हैं वो कैसे परिस्थितियों के आधार पर बदलता है। क्यों? क्योंकि जब आरबीआई ने इसका नोटिफिकेशन दिया था तब तो वो कह रहा था कि हम 25,000 करोड़ के आपसे खरीदेंगे, यानी कि इतना पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में हमको क्या करना है, इन्फ्यूज करना है, इतना मनी सप्लाई इंक्रीज करना है। लेकिन जब समय आया और आज जब या कल रात को जब इसका ऐलान किया तो उनको लगा कि इतना पूरा देंगे, इससे अच्छा भैया थोड़ा कम करके दो, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स आरबीआई ने खरीदे हैं ना दोस्तों, ये कोई अभी के या आने वाले नियर फ्यूचर में मैच्योर नहीं हो रहे, ये 2029, 32, 33 में, 34 में मैच्योर हो रहे हैं। जी हाँ, यहां पर आप देखिए 2029, 32, 33, 34 और 36 के हैं। सोचिए 12-12 साल पुराने तक या 12-12 साल आगे के हमारे क्या है, इनकी मैच्योरिटी है। तो इसीलिए हमारे लिए क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये सिर्फ हमें अपने एग्जाम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट या करंट अफेयर्स को तैयार नहीं करा रही, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है उसका भी हमको एहसास या उसका भी हमको ज्ञान देती है। तो आई होप कि आपको ये इकोनॉमिक स्टॉक का आज पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आपको, और क्या आप इस प्रकार के और भी सेशंस चाहते हैं तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए इस प्रकार के लेके आता रहूंगा अलग अलग करंट अफेयर्स के मुद्दों पर दोस्तों। तो इसी के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, 22 मई को हमारा आरंभ बैच का जो सेकंड बैच है उसका एनरोलमेंट समाप्त हो रहा है।
तो आरंभ बैच हमारा 1 जो कि वन ऑफ द सक्सेसफुल बैच रहा स्टडी आईक्यू पीसीएस में, तो उसका जो आरंभ बैच 2 है वो आपकी डिमांड पर लाया गया और उसमें हमारी क्लासेस 22 तारीख से शुरू हो रही हैं। तो आप अगर इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो 22 मई से पहले इस बैच में एनरोल कीजिए अपने आप को, ताकि डे 1 से आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएं। तो ये जो बैच है ये कॉम्प्रिहेंसिव प्री प्लस मेंस का 2026-27 के लिए बैच है, जहां पर आपको 1000 से भी अधिक लाइव आवर्स की इंग्लिश हिंदी की क्लासेस लाइव रहेंगी, क्रक्स मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्पेशल फोकस रहेगा आपके जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है यूपी स्पेशल में। इसके अलावा बिहार स्पेशल है तो वहां पर भी आपका जो टॉपिक रहेगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए है, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं, उस पर हमारा कोर फोकस किया गया है। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज टेस्ट, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो इन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड NIR लाइव यूज कर सकते हो, ताकि सभी कोर्सेज पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो इस कोड को स्कैन करिए, या फिर निर्मेश सर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे स्टडी आईक्यू का पीसीएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे सभी स्टेट पीसीएस के क्लासेस के लिंक्स और पीडीएफ्स और अपडेट्स और क्विज वगैरह करना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको सभी स्टेट पीसीएस की गाइड जो करने के लिए जो क्लासेस हैं, टीचर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में मिलेगा। तो आज ही स्कैन करके इसमें भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे एक और नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।